रूप इसको दिया है एरोन क्लग नामक साइंटिस्ट ने। एरोन क्लग नामक साइंटिस्ट ने। तो पहला मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा मॉडल का तो चित्र नए पुस्तक में है, पुराने पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। पहला मॉडल का अध्ययन करते हैं हम लोग, क्लोवर लीफ मॉडल। इस मॉडल को कहना चाहिए किस साइंटिस्ट ने दिए थे? होली नामक साइंटिस्ट ने। होली भी एक प्रसिद्ध आनुवांशिकी वेत्ता है, मतलब आनुवांशिकी के साइंटिस्ट है। तो इसको क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका मॉडल कैसे दिखाई देता है? क्लोवर के लीफ जैसे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्लोवर के लीफ, मतलब क्लोवर के पत्ती जैसे दिखाई देती है, जिसके कारण इसको कहा गया है क्लोवर लीफ मॉडल। और इनकी विशेषता होती है, इनका आधे भाग युग्मन और आधे भाग अयुग्मन होता है। आधे भाग पेयर्ड होता है और आधे भाग अनपेयर्ड होता है। और इसमें 5 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। 5 विशिष्ट क्षेत्र को आपको याद करके रखना है और इसका चित्र बनाना है। यदि tRNA आता है तब इसका मॉडल को ही बनाएंगे, क्लोवर लीफ मॉडल। चित्र को बनाइए, 5 भागों का नाम लिखिए और एक एक कार्य लिखिए, उसके बाद ये समाप्त। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये किसका चित्र है? क्लोवर लीफ मॉडल। इसको कहना चाहिए होली नामक साइंटिस्ट ने दिया है। क्लोवर लीफ मॉडल क्लोवर के पत्ती के समान दिखाई देता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये आधे भाग इधर पेयर्ड है और आधे भाग क्या होती है? अनपेयर्ड होती है। इन सब में नाइट्रोजन बेस रहेगा। हालांकि मैं सभी में नहीं लिखा हूं, सब में ATGC ATGGTCG इन सब में लिखा रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस सब में लिखा रहेगा। और इनमें कहीं पर कहना चाहिए युग्मन भी हो सकता है। कहीं पर युग्मन होगा और कहीं पर अयुग्मन होगा। इनकी विशेषता है, आधे भाग पेयर्ड होता है और आधे भाग क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। क्लियर? 5 भाग को, इनका 5 विशिष्ट क्षेत्र को याद कीजिए। पहला है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। दूसरा भाग है रिकॉग्निशन साइट। इसका दूसरा नाम होता है अमीनो एसाइल लूप। अमीनो एसाइल लूप। अमीनो एसाइल लूप। और इसका दूसरा नाम होता है रिकॉग्निशन साइट। और तीसरा होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। और ये चौथा पार्ट होता है एंटीकोडोन। और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी भुजा पाई जाती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म, अतिरिक्त भुजा। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। क्लियर? तो 5 विशिष्ट क्षेत्र का नाम याद कीजिए। इसका क्रम नहीं है, आप कहीं से भी क्रम दे सकते हैं, कहीं से भी याद कर सकते हैं, बशर्ते आपको 5 विशिष्ट क्षेत्र को याद करना पड़ेगा। यहाँ सबसे ऊपर में है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। इधर को बोल सकते हैं एंटीकोडोन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एंटीकोडोन। ठीक है, ये है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ये है एक्स्ट्रा आर्म और ये है रिकॉग्निशन साइट। इसका दूसरा नाम होता है अमीनो एसाइल लूप। 5 विशिष्ट क्षेत्र है, इनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है एंटीकोडोन। कई बार पूछा जाता है ये एंटीकोडोन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो याद रखेंगे CCG। CCG 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है एंटीकोडोन। इसी एंटीकोडोन की सहायता से ये tRNA किससे जुड़ती है? mRNA से जुड़ती है। ये एंटीकोडोन की, ये tRNA एंटीकोडोन की सहायता से mRNA के कोडोन को पहचानती है और mRNA से जुड़ती है। इनकी सहायता से इनके कोडोन को पहचानती है और mRNA से जुड़ती है। इसकी सहायता से राइबोसोम के विशिष्ट स्थल से जुड़ती है। tRNA इनकी सहायता से, इस रिकॉग्निशन साइट की सहायता से राइबोसोम के विशिष्ट स्थल से जुड़ती है। यह है अमीनो एसिड से अटैचमेंट होती है। और ये भी कहना चाहिए अमीनो एसिड से क्या होती है? अटैचमेंट होती है। और ये छोटी भुजा है, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ये कहना चाहिए क्लोवर लीफ मॉडल का नामांकित चित्र है। क्लियर?
कहा जाता है ये जो क्लोअर लिप मॉडल का जो चित्र है ये द्विमी चित्र है। कौन सा चित्र है? द्विमी। ठीक है। बाद में कहना चाहिए एक और साइंटिस्ट आए, एरोन क्लग नामक साइंटिस्ट है, ये आए और एक और मॉडल दिए, उसको कहा जाता है एल आकार रूप। कुछ ज्यादा प्रचलन में नहीं है और उसको माना जाता है एल आकार रूप को त्रिविमी चित्र, इसको द्विमी और उसको त्रिविमी मॉडल कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग लास्ट में अध्ययन करते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। इसको आरआरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसके अंदर पाई जाती है? राइबोसोम के अंदर पाई जाती है और ये नॉन सोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। ये क्या है? ये नॉन सोल्यूबल, अघुलनशील। क्लियर। और ये कोशिका के अंदर कितनी प्रतिशत पाई जाती है? सबसे अधिक 80% होती है इनकी संख्या और राइबोसोम के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण आरआरएनए और 80% ये पाई जाती है टोटल कोशिका में। ठीक है जी। राइबोसोम में पाए जाने वाले सेडिमेंट्री कोफिशिएंट मतलब अवसादन गुणांक, राइबोसोम की विशेषता होती है, जैसे आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे कई बार, हम लोग जब 11वीं में अध्ययन करते हैं, जैसे राइबोसोम का अध्ययन करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। तो हम लोग कई बार जब राइबोसोम का अध्ययन करते हैं तो पढ़ते हैं इसमें राइबोसोम क्या होती है? 70S और इसमें राइबोसोम क्या होती है? 80S। एस मतलब क्या है? सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, हिंदी में बोलेंगे अवसादन गुणांक, मतलब उनका एक वेट को प्रदर्शित करता है, गुणांक को प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो राइबोसोम में पाए जाने वाले सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर आरआरएनए 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यहां पर देखिए 3 प्रकार की होती है। तो पहला क्या है? 28S, दूसरा क्या है? 18S और तीसरा क्या है? 5S। ये किसके आधार पर है? राइबोसोम में पाए जाने वाली अवसादन गुणांक सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के आधार पर आरआरएनए 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है। 28S, 18S, 5S। ये जो पहला है 28S, इनकी अणु भार 1 मिलियन से अधिक होती है। सेकंड वाले का अणु भार 1 मिलियन से कम होती है और तीसरे वाले जो 5S है, इनकी अणु भार क्या होती है? बहुत ही कम होती है। क्लियर। पहले वाले का अणु भार 1 मिलियन से अधिक, सेकंड वाले का 1 मिलियन से कम और तीसरे वाले का अणु भार क्या होती है? बहुत ही कम होती है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे आरआरएनए का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। तो आरआरएनए कैसे दिखाई देगा जी? एकल सूत्री। क्या होता है? एकल सूत्री। वैसे आरएनए होता ही है एकल सूत्री और डीएनए क्या होता है? द्विसूत्री। द्विसूत्री मतलब वो डबल स्ट्रैंड से बनी होती है डीएनए और आरएनए क्या है? सिंगल सूत्री है, एकल सूत्री है, एकल स्ट्रैंड है, मतलब उसमें केवल ऐसे पाया जाएगा, इस प्रकार से एकल सूत्री। लेकिन कई बार इसमें क्या हो सकता है? द्विसूत्री भी हो सकता है ये। क्लियर। तो कहना चाहिए जो आरआरएनए है ये हमेशा तो कहना चाहिए अधिकांश समय एकल सूत्री तो होती है, लेकिन आयनिक सांद्रता मान लो कम है, आयनिक सांद्रता की शक्ति क्या है? कम है, तो ये अनियमित कुंडलों का निर्माण करती है, मतलब कुंडलित हो सकती है। आयनिक शक्ति मान लो कम है, ज्यादा भी नहीं है, मान लो आयनिक शक्ति कम है, तो क्या बना सकती है? अनियमित कुंडली या अनियमित कुंडलों का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब आयनिक शक्ति अधिक हो जाती है, आयनिक शक्ति
अधिक हो जाती है तो ये कुंडलित होकर क्या बना लेती है, युग्मन बना लेती है, युग्मित हो जाती है। जब युग्मित होती है तो क्षारों का युग्मन कैसे बनेगा, ए का यू के साथ, ए का यू के साथ, सी का जी के साथ। जिस प्रकार से कहना चाहिए mRNA का बनता है, क्योंकि इसमें टी नहीं है, क्षारों का युग्मन होगा तो इसमें क्या होगा, एक किससे जोड़ी बनाएगा, यू के साथ, क्योंकि इसमें थायमिन नहीं है। जी किससे बनाएगा, सी के साथ। तो ये सब कब होगा, जब आयनिक शक्ति इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये कुंडलित हो जाती है। और कुंडलित होने के बाद क्या हो जाती है, युग्मन हो जाती है। जब युग्मन होती है तब यहाँ पर क्षारों का युग्मन डीएनए के समान होता है, मतलब ए यू के साथ और जी सी के साथ। ये कहने चाहिए इनका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। उसके बाद कहने चाहिए इनका कार्य तो हमको पता है। आरएनए का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करना, क्योंकि राइबोसोम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसका एक ही कार्य याद रख लेंगे, ये राइबोसोम का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर। उसके बाद लास्ट में डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आपके पुस्तक में एक टेबल दी गई है, टेबल में कहना चाहिए 15 से 20 अंतर दी गई है, 15 से 20 अंतर दी गई है। यदि आप सीरियसली से मैं अभी जो पढ़ाया हूं डीएनए और आरएनए को पढ़े होंगे तो बिना टेबल को देखे आप कम से कम 10 अंतर लिख सकते हैं। इसको और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। इसमें से मैं 2-4 अंतर को बता रहा हूं, ठीक है, कि उसके बाद समाप्त करते हैं। पहला अंतर यह होता है कि दोनों किस में पाई जाती है, डीएनए किस में पाई जाती है, आरएनए किस में पाई जाती है, उसको देख लेंगे। डीएनए किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए को याद रख लेंगे न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए किस में पाई जाती है, इसके अलावा बता सकते हैं, ये पाई जाती है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। दूसरा अंतर, डीएनए मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करती है, और वायरस केवल प्लांट वायरस में ही आनुवांशिकी का कार्य करेगा, 2-4 प्रजाति में, बाकी किसी में आनुवांशिकी का कार्य नहीं करेगा। क्लियर। एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बिलियन में हो सकती है। एक तो पुस्तक में मैं पढ़ा था, मानव के एक डीएनए में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक डीएनए में 3 बिलियन तक कहना चाहिए न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी हो सकती है, केवल 12,000 तक हो सकती है। क्लियर। डीएनए का अणुभार बहुत ज्यादा होता है, आरएनए का अणुभार क्या होती है, कम होती है। आरएनए को 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक को पुनः 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। डीएनए को भी कहना चाहिए अलग अलग प्रकार से वहां पर प्रकार बताए गए हैं। वहां पर वर्णन में हम लोग पढ़े थे कुंडलन के आधार पर, कुंडलन के आधार पर कहना चाहिए ए डीएनए ए बी सी डी जेड, और एक सर्कुलर और लाइनर। लेकिन कुछ पुस्तकों में अंतर में लिखा रहता है, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, केंद्रक और अकेंद्रक। क्लियर। डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में पाई जाती है राइबोज शर्करा। डीएनए में नाइट्रोजन बेस होती है थायमिन, और आरएनए में क्या होती है, थायमिन की जगह में यूरासिल होती है। डीएनए में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं पाई जाती है। डीएनए क्या कार्य कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का कार्य कर सकता है। जस्ट इसी को हम लोग आज ही अध्ययन किए थे। डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है और अपने समान नई अणुओं का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं होती है।
डीएनए का भाषा होता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का भाषा होता है ट्रांसलेशन। इसका आगे चलकर इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का 2 चरण होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से और ट्रांसलेशन होती है आरएनए से, ये इनकी भाषा है। डीएनए में इनकी मात्रा, डीएनए की मात्रा निश्चित होती है किसी जीव में, और आरएनए की मात्रा निश्चित नहीं होती है, वो कम ज्यादा होती रहती है। क्लियर? डीएनए हमारे शरीर में जितने भी जो जैविक गतिविधियां होती है उन सबको कंट्रोल करता है। डीएनए हमारे शरीर में जितना भी जैविक गतिविधि होता है इन सब का क्या करता है? कंट्रोल करता है। जबकि आरएनए डीएनए के कंट्रोल में कार्य करती है। आरएनए डीएनए के कंट्रोल में कार्य करती है। क्लियर? डीएनए आगे चलकर हिस्टोन प्रोटीन से मिलती है और एक क्रोमोसोम का निर्माण कर सकती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलती है और क्रोमोसोम का निर्माण कर सकती है। ठीक है, हमको पहले से पता है क्रोमोसोम गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए कहना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन से मिलती है और किसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम का। जबकि ये कार्य आरएनए नहीं कर सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पुस्तक में लगभग 20 अंतर दी गई है। इसमें से कहना चाहिए 10-12 अंतर को तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा है तो इसमें राइबोस शर्करा है, इसमें थायमिन है तो इसमें यूरासिल है, इसमें हाइड्रोजन बांड है तो इसमें हाइड्रोजन बांड नहीं है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन है तो इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसका अणु भार ज्यादा है तो इसका अणु भार कम है, ये 2 प्रकार का है तो ये 3 प्रकार का है, ये आनुवंशिक पदार्थ है तो ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। पहले वाले केंद्रक में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। सेकंड वाले कोशिका द्रव्य और राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होती है उन सब का कंट्रोल डीएनए करती है और आरएनए डीएनए के कंट्रोल में कार्य करती है। डीएनए गुणसूत्र का निर्माण कर सकता है, आरएनए गुणसूत्र का निर्माण नहीं कर सकता। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का डीएनए और आरएनए का वर्णन। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग और आगे पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। डीएनए पैकेजिंग, सेंट्रल डोग्मा, और आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रियाविधि और पढ़ेंगे जेनेटिक कोड और जीन की क्रियाओं का नियमन ओपेरन मॉडल द्वारा। केवल इसमें इतना दी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है नीट की दृष्टि से। ठीक है जी। इसका जो पहले वाला जो चैप्टर था आनुवंशिकी का सिद्धांत, वंशगतिकी का सिद्धांत, और यह वंशगतिकी का आणविक आधार, मोलकुलर बेसिस, दोनों चैप्टर जेनेटिक्स है। और बायोलॉजी में कहना चाहिए जेनेटिक्स मतलब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। क्लियर? तो आज का पढ़ाई हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को पुनः एक बार कहना चाहता हूं, आप लोग यदि 12वीं बायोलॉजी में 90+ अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको आप लोग रोज 2 या 3 वीडियो को देखिए। ठीक है? मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि मेरा YouTube आगे चलकर यदि पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेता है सितंबर अक्टूबर तक, जो भी तक, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखेंगे, उसको गहराई में जाकर पढ़ेंगे तो आपका 90+ जरूर अंक आएगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक से जरूर करें, सब्सक्राइब से जरूर करें और नीचे में कमेंट्स जरूर लिखें। इसमें क्या आपको कमी लग रहा है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे में कमेंट्स में जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन करें या फिर कुछ न कुछ सुझाव अनिवार्य रूप से दें। क्लियर? तब तक आज तक के लिए केवल इतना है। ओके।